नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए लीला चिरंतन उपन्यास का तृतीय अध्याय, लेखिका आशापूर्णा देवी। इसके पहले के अध्याय का लिंक आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसी तरह के उपन्यास और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। वह आदमी जो आज 16-17 साल के बच्चों का बाप है और विवाहित जीवन के 20 साल बीत जाने के बावजूद लोगों द्वारा आज भी रोमांटिक जोड़ी वाली भूमिका में याद किया जाता है। पता नहीं कैसे भाई की बीवी के मोहजाल में पड़कर सिर से पांव तक बदल जाने के बाद अब एक भगौड़े की भूमिका में पहुंच गया है। इसलिए मुझे तो यही जान पड़ा, अगर यह आशीन डॉक्टर अपनी बीवी को साथ लेकर कलकत्ता नहीं आते तो आज ऐसा नहीं हुआ होता। पिताजी चक्रगुरु महाराज जी का गुण कीर्तन बखानते हुए चाहे जितने विभोर और विहल दिख पड़े, असल में वह सब स्वांग के सिवा कुछ नहीं। यह मैं खूब अच्छी तरह समझती थी। दरअसल आकर्षण की कोई वस्तु थी तो वह थी प्रज्ञा परमा। उसी के प्रभाव से आनंद लहरी नाम के इस व्यक्ति के घर संसार से आनंद शब्द खो गया। लेकिन क्या वह खुद ही अपने लिए इसे किसी बक्से में भरकर रख पा सका है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। भले ही वह घर के लोगों को सुनाने के लिए बुआ को अपने नज़दीक बुलाकर कह रहा है, तू तो वहाँ कभी नहीं रही बहन, इसलिए तो वह कैसी जगह है तू भला कैसे समझेगी। वह एक अपूर्व संसार है। ऐसा लगता है मानो सारा परिवेश आनंद के ज्वार में बहता चला जा रहा है। बुआ ने कहा था किस्मत अच्छी थी कि वहाँ गई नहीं भैया, वरना मैं उसके तेज बहाव में डूब जाती। पिताजी के चेहरे पर गहरी रेखाएं दार्शनिक मुद्रा में डूब गई थीं और वह कहते जा रहे थे, अगर तू देख पाती तो ऐसी बातें नहीं करती। वह एक दूसरी ही दुनिया है, सबसे अलग, और वह अनोखा मनुष्य है। मनुष्य शब्द उच्चारित करते ही पिताजी ने जल्दी जल्दी अपने दोनों हाथ जोड़े और फिर अपने कपाल से छुआ लिए। यह उनकी भक्ति थी या फिर एक देवता को मनुष्य कह देने का अपराध, कौन जाने। और ऐसा कहने पर भी, मेरी बात छोड़िए, बुआ भी इस बात पर यकीन नहीं करती थी कि उस अनोखे और महान मनुष्य के आकर्षण से ही पिताजी शाम होते ही दफ्तर से वापस लौटते या देरी से आते, रस्सी तुड़ाकर वहां दौड़े चले जाते। दरअसल यहाँ कांच की गुड़िया या नकली मोती वाला मुहावरा दोहराने वाली बात है। उस महिला ने अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ही अपनी सीमा से बाहर जाकर आनंद लहरी नाम के एक व्यक्ति के खूबसूरत घर संसार को, जिसे बनाने बसाने में 44 साल लग गए, उजाड़कर पता नहीं अब उसे अपनी चंगुल में दबाए कहाँ किस और लिए जा रही है। मोटे तौर पर तो यही कहा जा सकता है कि उन दोनों के बीच प्रेम व्रेम जैसा एक रिश्ता कायम हो गया है। लेकिन इस बात को समझ पाने में देर नहीं लगती कि यह प्रेम व्रेम नहीं, यह शिकार और शिकारी जैसा ही कोई नाता है। बल्कि मेरी तो यह धारणा है कि जहाँ पर इतने सारे संघ चक्र इत्यादि के सहारे बनी एक अलग ही दुनिया की बात सोचकर और यह समाज और संसार सब मिथ्या है कहकर जो हजारों हजार लोग अंधे की तरह दौड़ पड़ते हैं, उनमें से अधिकांश वही भेड़िया साधने वाले मुहावरे को सार्थक कर रहे होते हैं। ऐसे ही नकली मोतियों के बीच मन का बने लोग एक और महाराज जी प्रभु जी हो सकते हैं और दूसरी और गुरु बहन या गुरु भाई हो सकते हैं। यह सारा कारोबार दिमागी सर्कस जैसा है जो अब चेतन में घटित होता रहता है। कम से कम आनंद लहरी जैसे लोगों को जो सिर्फ नकली मोती के समान है, उन्हें देखकर मैं तो इसी नतीजे पर पहुंची हूँ। अनोखी वनोखी दुनिया वुनिया नहीं, ठेंगा सिर्फ वही औरत। मुझे पता है कि लोग मेरी उम्र की एक लड़की को इस तरह की बातों को, जिसने अभी स्कूली पढ़ाई पूरी की है, बेहूदी और बेतुकी बकवास समझेंगे और मुझे फांसी पर लटकने का हुक्म देंगे। लेकिन मैं अपनी बात कोई चीख चिल्लाकर तो नहीं कह रही। अगर मेरे मन में ऐसी भावना उठती रहती है तो क्या कर सकती हूँ। ऐसी भावनाओं पर तो मेरा कोई बस नहीं चलता। पता नहीं कब से मैं ये सारी बातें सोचती रही, लेकिन मेरे मन में अब भी कोई उम्मीद जगी हुई है। और पिताजी के उस निर्मम और दो टुक फैसले के 2 दिनों के बाद अब भी मुझसे कह रही है, क्या सचमुच ही यह संभव है कि अंतिम क्षणों में अवश्य ही कुछ ऐसा घटित होगा और फिर सब कुछ पलक झपकते एकदम ठीक हो जाएगा। अपने बेपैर सिर वाली उस चिंता के साथ ऐसे ही कुछ टोह टटोल रही हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है?
कोई बीमारी, कोई दुर्घटना, कोई शोक अचानक ऐसा हो कि माँ एकाएक बेहोश हो जाए, उसे होश में नहीं आ रहा देख पिताजी सिर पकड़कर बैठ जाएं, दादाजी या फिर स्वयं पिताजी किसी बड़ी दुर्घटना के शिकार हो जाएं, या फिर मुझे ही कोई जानलेवा बीमारी हो जाए और मैं बिस्तर पकड़ लूं, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि एक जोरदार भूचाल आ जाए और हमारा घर टूट फूट कर जमीन में धंस जाए। इससे क्या दिक्कत है भला? ऐसा भी तो हो सकता है कि अश्विन डॉक्टर को कोई सुनहरा मौका मिल जाए और वह 2 दिन की नोटिस पर कलकतिया लीला से पिंड छुड़वाकर अपनी घरवाली के साथ हवाई घोड़े पर बैठकर विदेश चला जाए। प्रज्ञा परमा को अगर यह मौका मिल जाए तो क्या वह इसे गंवाएगी? कभी नहीं। वह महिला सिर्फ अपने आप को चाहती है, सारा प्रेम उसी तक सीमित है। तो फिर ईश्वर करे वैसा ही हो जाए, ऐसा ही हो। अचानक आशीन डॉक्टर का नसीब जाग उठे, उनके लिए विदेश से कोई बेहद जरूरी डाक आए और वह 5-10 सालों के लिए भारत छोड़कर चले जाएं। वहाँ खूब सारा नाम कमाकर इस धरती पर बसे अमेरिका में कोठी बनवा लें और 2-4 गाड़ियां खरीदकर सुख चैन की बंसी बजाएं। सच बताऊं, हमारी अपनी मुक्ति या राहत के लिए यही एक रास्ता बचा था और 2 दिन तक आशीन डॉक्टर की भरपूर तरक्की के लिए मैं हे भगवान हाय भगवान करती चली जा रही थी। लेकिन वह भगवान क्या कभी लोगों की हाय और चीख पुकार हाहाकार पर ध्यान देता है? कभी तो ऐसा नहीं देखा। परीक्षा के पहले क्या कुछ कम गुहार पुकार होती है? मैं और नक्खा दोनों ही हाय हाय करते रहते हैं, लेकिन क्या कभी भी 2-4 नंबर किसी पर्चे में ज़्यादा मिले हैं? ठीका, भगवान जैसी कोई चीज़ या सत्ता तो नहीं। और ऐसा कहकर आनंद लहरी नाम के उस व्यक्ति ने हमेशा के लिए उस जमी जमाई जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने के लिए जोड़ तोड़ की और अब यहाँ से रवाना होने के लिए टैक्सी बुला रहा है। अंदर ही अंदर कितना कुछ सहेज रखा था पिताजी ने, छोटे बड़े पैकेटों में ना जाने कितनी चीज़ें। शायद उन्होंने यह भी कोशिश की कि सबसे आंख बचाकर ये सारी चीज़ें कहीं रख देंगे, लेकिन चील सी आंखों वाली इस लड़की से कुछ छिपा पाना संभव नहीं। उन पैकेटों में क्या कुछ था यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन कल की शाम छोटे और मझोले किस्म की 2 शानदार सूटकेसों को जब वे गाड़ी से उतार रहे थे तो जैसे हवा से बातें करते हुए कहने लगे, अगले सोमवार को प्रभु जी के साथ भारत भ्रमण पर निकल पड़ूंगा। ट्रेन का टिकट पहले ही बुक करा लिया है और यही वजह है कि हवाई जहाज में ले जाने लायक 2 स्पेशल सूटकेसों की व्यवस्था करनी पड़ी। भैया पास ही खड़ा था, लेकिन वह हवाई भूमिका में ही रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन आनंद लहरी ने फिर कहा, मुझे भी जाना पड़ेगा। मुझे थोड़ी ना मालूम था। अब यह सुना है कि इस आनंद बेटा के सिवा उनकी यात्रा हो ही नहीं पाएगी। फिर तो निरानंद यात्रा हो जाएगी। महीने भर की यात्रा में पता नहीं क्या कुछ और कितना कुछ लगेगा, नहीं मालूम। और वह भी हवाई जहाज से। यही सोच विचार चल रहा है। दरअसल यह सब कुछ कहने के लिए ही कहा जा रहा है। यह सब भला किसे मालूम नहीं। तभी भैया ने कहा था, यह सब सोच विचार कर अभी तक चल रहा है? क्यों भला? आपने तो अपनी भय भावना और चिंता सब कुछ अपने उसी प्रभु जी के ऊपर छोड़ दी है। मैं इधर इस कमरे में बैठी हैरान थी। भैया पिताजी को इस तरह आप कह कहकर अपनी बातें कर रहा है। पिताजी भी कुछ हैरान से दिखे, इसलिए थोड़ी घबराहट के साथ कहने लगे, ठीक ही कहा, एकदम ठीक। दरअसल हम अभ्यासवश ऐसा ही कर बैठते हैं, मैं सचमुच भूल गया था। इसके बाद उन्होंने खुद दोनों सामान कमरे में रखवा दिए। कल मैंने पिताजी को दफ्तर जाते हुए नहीं देखा। इसका मतलब यह था कि उन्होंने अपनी गुलामी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन दूसरी नई गुलामी का दाव तो चुकाना ही था। शाम को रस्सी तोड़ाकर फिर उसी चक्र में शामिल होने चले गए थे और लौटे थे उसी तरह रात के 11 बजे प्रसाद भक्षण करने के बाद। अब उस घड़ी उनसे कौन बातें करता भला। कुछ दिनों तक इसी तरह गाड़ी खींचती रही थी और इस बीच बुआ की शादी ने एक ही झटके में आशा की किरणें बिखेर दी थी। आज ये वही दिन था, श्रावणी पूर्णिमा का, इसी वर्ष, और आज का वह संन्यास ग्रहण का दिन, और पहले भी यही वह दिन माँ और पिताजी की विवाह वार्षिकी का दिन था। तब दोनों एक दूसरे को उपहार वगैरह दिया करते थे, लेकिन इस वर्ष पिताजी ने माँ को एक बहुत ही सुंदर उपहार दिया था। आज भी पहले की तरह पिताजी अचानक चाय की मेज पर आ बैठे। दरअसल पिताजी के प्रभाती ध्यान धारणा के चलते इस तरह की बैठक इन दिनों काफ़ी अनियमित हो गई थी। फिर भी वह बैठे थे, लेकिन किसी ने भी ना तो उनका स्वागत किया और ना बधाई दी। हम सब आराम से नाश्ता करते रहे। माँ ने अपनी आदत के मुताबिक 2 टोस्ट पर खूब अच्छी तरह मक्खन लगाया और उस पर काली मिर्च की बुकनी डालकर उनके सामने बढ़ा दिया। पिताजी ने उसे अपनी ओर खींचकर बिना किसी लाग लपेट के कहा, सुना है कुकू,
पति के साथ हनीमून के लिए पुरी चली गई। लगता है इस सफ़र में उसके साथ मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी। यह कोई प्रश्न नहीं था और ना किसी तरह का कोई आरोप, और इस बात में से वैसे किसी का कुछ खास लेना देना भी नहीं था। पिताजी ने टोस्ट को दांतों तले रखा, फिर उसी तरह उखड़े उखड़े अंदाज में कहते रहे, दफ्तर से काट छाट कर पेंशन की जो रकम मिलेगी उसे यहाँ भिजवाने का इंतजाम कर दिया है। मैंने तुम्हें ही नॉमिनी बनाया है। माँ ने बड़े आहिस्ते से शांत स्वर में कहा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम इस इंतजाम को वापस ले लो। जिसकी पेंशन है उसी के नाम से भेजी जाए। पिताजी थोड़े ढीले पड़े, फिर बाकी बचा टोस्ट चबाते चबाते बोले, आखिर रुपयों की तो जरूरत पड़ेगी, उसकी चिंता मैं करूंगी। पिताजी कुछ चिढ़कर बोले, तुम नहीं लेना चाहो तो मत लो। मेरे बेटे बेटियों को तो इससे दूर क्यों रखना चाहती हो? माँ अचानक लेकिन अपने जाने पहचाने अंदाज से में खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर बोली, ओ माँ, सन्यासी के कहीं बेटे बेटियां होती हैं? और फिर हंसी। लेकिन पिताजी ने दबी जुबान से ही कहा, उन्हें पढ़ाना लिखाना है, उनके लिए भी तो। तभी भैया ने कहा, जहाँ तक मेरी बात है मैंने अपना जुगाड़ कर लिया है। मैं एक स्टूडेंट हॉस्टल में एक लड़के के साथ रह लूँगा। अपने खर्चे के लिए मैंने 2 जगहों पर ट्यूशन पढ़ाने का इंतजाम भी कर लिया है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। भैया ने चुपके चुपके यह सब कर लिया। लगता है भैया भी पिताजी से कम चालाक और निष्ठुर नहीं। मैं माँ की तरफ देखने का साहस नहीं जुटा पाई। फिर भी मैंने उसकी ओर देखा। मैंने देखा कि उसका चेहरा फीका पड़ गया है। इसका मतलब है माँ को भी इस बारे में जरा भी टेर नहीं मिली थी। भैया ने पिताजी को यह सब बताने के लिए कहा होगा, ऐसा नहीं था। उसे घर के सभी लोगों को भी सूचना देनी थी। वे अब बोले बिना नहीं रुक पाए। तुम सब लोग अपने आप को क्या समझते हो? हाँ, अपना सारा इंतजाम खुद ही कर लिया लगता है, तो जरूरत से ज़्यादा काबिल हो गया है। भैया ने हौले हौले मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, एकदम हो गया हूँ। इस साल तो वोट भी दे आया। मेरे मन में आया कि जोर जोर से चीख पड़ूं और रोने लगूं। इस लहरी घराने का वारिस क्या माँ को मार ही डालना चाहता है? फिर भी दबी जुबान में मैंने इतना ही कहा, वाह, क्या माँ के बारे में सोचने की किसी को जरूरत नहीं है ना? भैया ने मुझे बुझे स्वर में कहा, मैं क्या करूँगा, मुझसे यहाँ पड़े रहना संभव नहीं हो पाएगा। मोहल्ले के लोगों के सामने इसके आगे वह कुछ जोड़ नहीं पाया कि मोहल्ले के सामने आखिर क्या? तुम्हारा बाप कोई दफ्तर की रकम हड़प करके जेल तो नहीं जा रहा, या किसी की हत्या करके फांसी पर लटकाया जाने वाला नहीं। क्या किसी को इतना भी अधिकार नहीं कि वह धर्म के पथ पर चल सके? माँ ने सहज भाव से कहा, आश्चर्य है, उसकी बात को इतना तूल देने की भला क्या जरूरत है? अधिकार क्यों नहीं होगा? हर आदमी को यह अधिकार है कि वह अपनी मनपसंद राह चुन सके, भले ही वह धर्म कर्म की राह हो या जहन्नुम की चाह। और इतना कहकर उसने चाय का छकना उठाया, रसोई घर की तरफ बढ़ गई। इसके बाद आई टैक्सी। पिताजी ने नहाने धोने के बाद आदत के मुताबिक सारी देह पर पाउडर मला, स्त्रीदार कुर्ता पजामा पहनकर पता नहीं किससे बोले, अच्छा तो मैं चला, तीर्थ यात्रा से लौटकर मिलने आऊँगा। पिताजी जो सेंट लगाते हैं उसकी खुशबू हवा में तिरने लगी। माँ रसोई घर में पता नहीं क्या कुछ कर रही थी, बाहर निकलकर बोली, इसकी क्या सचमुच ज़रूरत है? ओह, तो क्या सचमुच कोई ज़रूरत नहीं है? इसका मतलब है इस घर में मेरे आने की मनाही हो गई। माँ उसी तरह हंस पड़ी, अपनी जानी पहचानी मुद्रा में दांतों तले आंचल दबाकर बोली, किसका घर और किसके आने जाने की मनाही और पाबंदी? इतना ही बहुत है कि इस घर में अपना सिर नीचा कर रहा जा सकता है। तुम्हें भला खामखा परेशान होने की क्या जरूरत है? मैंने सुना है वैराग्य की और पांव बढ़ाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यह कहकर वह फिर रसोई घर में घुस गई। भैया घर में नहीं था। मैं इस कमरे में बुत की तरह बैठी किसी तरह अपने आंसू रोक रही थी। बुटकी यानी पुष्पिता बिछावन पर औंधी पड़ी जोर जोर से बिलक रही थी। मुझे यही जान पड़ा कि मानो वह कह रही है, पिताजी रुक जाओ, पिताजी रुक जाओ। पिताजी बेवकूफ़ों की तरह घड़ी भर खड़े रहे, फिर छोटे बड़े दोनों सूटकेस उठाकर बाहर टैक्सी पर बैठ गए। और इतनी देर में जमा मेरा गुस्सा, दुख, पीड़ा, अहंकार जैसे एक बारगी पिघल गए। सचमुच मेरी मति मारी गई थी और इसकी इस बहुत बड़ी सजा भी मुझे मिल गई थी। और तभी मेरे दिमाग में एक बात कौन गई, इससे अच्छा तो यह होता कि पिताजी मर जाते और यहाँ से हमेशा के लिए विदा होते समय किसी राजा की तरह विदा होते। भला मैं माँ क्या कर रही थी इस घड़ी? भैया ने माँ के सीने पर हथौड़ी मारकर जो चोट पहुँचाई थी उसे माँ ने किस तरह झेल लिया। भैया के कॉलेज से आने में थोड़ी सी देर हुई नहीं कि माँ बरामदे पे आकर खड़ी हो जाया करती है और उसके आते ही उसे इतना डांटती है कि भैया कहता, ओहो ऐसा भी क्या है, मेरे लिए चिंता में घुल घुल कर मरने का क्या ना यही नमूना है? ओह,
तब कितने सुखी थे हम लोग, सचमुच कितने अच्छे थे वे दिन। लेकिन यह भी कोई कम हैरानी की बात ना थी। हम लोगों ने खूब अच्छी तरह खाना वाना खाया। नियम अनुसार माँ ने दिन में ही खाना बना लिया था। लेकिन आज इस उठापटक में मैं स्कूल नहीं जा पाई। माँ का कोई काम नहीं रुका था, क्योंकि माँ जिस स्कूल में पढ़ाने जाती है वहाँ राखी पूर्णिमा के लिए छुट्टी रहती है। पता नहीं क्यों यह छुट्टी हर स्कूल कॉलेज में नहीं होती। हो सकता है उस स्कूल के स्थापना दिवस या फिर संस्थापक दिवस का मामला हो। जो भी हो, छुट्टी की यह सुविधा माँ को हर साल इसी दिन मिल जाती है। विवाह की सालगिरह के दिन खूब जमकर खाना बनाने का समय भी मिल जाया करता है और वह हंस हंस कर पिताजी को बताया करती, देखो मैं कितनी होशियार हूँ, कैसी जगह पर काम करने जाती हूँ। अगर आज के दिन भी सारे दिन स्कूल में पढ़ाना पड़ता तो ऐसे शाही पकवान कहाँ से बन पाते। लेकिन आज ऐसी कोई तैयारी नहीं थी, तो भी माँ ने सारा कुछ बनाया था, भात दाल तरकारी मछली। तो क्या माँ सचमुच एकदम पत्थर हो गई है? और यह नक्षत्र, यह कितने सालों का हो गया है? लगता है यह कुछ ज़्यादा ही सयाना हो गया है और एक से एक बढ़िया राखी लाकर मुझे पहना दिया करता और कहता, सुन खबरदार जो सानंद भैया को इस बारे में कुछ बताया कि मैंने दी है, अगर पूछे तो कहने की स्कूल की सहेलियों ने बांध दी। भैया से वह बुरी तरह डरता है। वैसे भैया उससे सिर्फ 1.5 साल का ही बड़ा है। बचपन में दोनों एक साथ खेल के मैदान में कंचे खेलते रहे। हालांकि अब वह उसकी तरफ किसी गार्जियन वाले रौब से देखता है और इसमें थोड़ा बहुत अनदेखी और उदासीनता का भाव भी छिपा रहता है। सच तो यह है कि भैया के इस तेवर को देखकर मेरे मन में भी भय का भाव बना रहता है। प्रेम हो जाने पर शायद कुछ ऐसा ही होता हो। कभी कभी भय और अपराध दोनों ही मुझे अपने शिकंजे में कस लेना चाहते हैं। लगता है भैया ने यह ताड़ लिया कि मैं नक्षत्र के साथ चिपक गई हूँ। लेकिन मैं भी बहुत होशियार लड़की हूँ। अपने मन के तूफान को दबाकर ऐसी मासूम बनी रहती हूँ कि मुझ में और पुष्पिता में कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं कर सकता। आज भी नक्षत्र तब आया जब शाम ढलने को थी। उसकी जेब में राखी होगी मुझे मालूम है, लेकिन उसका मूड बड़ा उखड़ा उखड़ा था। आते ही कहा, तुम्हारे यहाँ आते हुए एक अजीब सी दुविधा में था। क्यों भला? इसमें दुविधा किस बात की? हालांकि मैंने बिना सोचे समझे यह बात की थी, लेकिन मैं तो इसी तरह बातें किया करती हूँ, चाहे बात किसी भी बात पर हो रही हो। मुझे उस बात से बड़ी चिढ़ होती है कि मुंह फुलाकर बड़ी गंभीरता से कोई बात की जाए। वह थोड़ा सहम गया, फिर बोला, वाह आज तुम लोगों का जी कुछ उदास। मैंने भी आओ देखा न ताओ, बस पिताजी की उसी टूटी फूटी जुगत को ठोक दिया और कहा, मेरे पिताजी कोई चोरी हत्या या डकैती कर जेल नहीं गए हैं, इसलिए हमारा जी उदास क्यों होने लगा? घर का कोई आदमी अगर साधु या सन्यासी बनना चाहे तो इसमें बुरी बात क्या है? नक्खा का चेहरा फीका पड़ गया। फिर भी बोला, मैंने यही बात अपनी दादी जी को बताई थी। पता है उन्होंने क्या कहा? ऐसा भला आदमी, इतनी अच्छी नौकरी और लोगों से मेल मिलाप, भला उसके मन में वैराग लेने की बात कहाँ से आ गई? जरूर उसके घर में उसकी घरवाली और उसके बाल बच्चों ने उसे परेशान किया होगा। ओहो, शायद यही सोचकर भैया ने यह कहा था, मैं भी इस मोहल्ले में नहीं रहूंगा, यहाँ के लोगों को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। भगवान ही जानता है कि मोहल्ले के लोग ऐसे होते हैं। इतनी कुटिलता भरी बुद्धि से हमारी माँ के बारे में क्या कुछ समझ रखा है। इस तरह की हवाई सोच में कुछ कर्ज तो होता नहीं, टैक्स भी नहीं देना पड़ता। मैं भी तो कितना कुछ सोचती हूँ, लेकिन ऐसी सोच से क्या मिलता है? मेरे मन में तो यही ख्याल आता है कि यात्रा पर निकली प्रज्ञा परमा किसी तरह दुर्घटना की चपेट में आकर अपनी हड्डी पसली तुड़ा बैठे, उसकी नाक और चेहरे का हुलिया बिगड़ जाए तो मजा आ जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा? ऐसा ही होगा? मेरे इस ख्याल के बारे में किसी को पता चले तो? नहीं, किसी को कैसे पता चलेगा भला? तभी मैंने उसकी बातों को अनसुनी करते हुए कहा, अरे बुढ़ियों की बात जाने दो, क्या नहीं खाती बकरी और क्या नहीं बकती बूढ़ी। तो बच्चे तुम अपनी प्यारी दादी माँ से जाकर कहना, ऐसा ही एक भला आदमी नदिया का निमाई घर संसार छोड़कर सन्यासी क्यों बन गया था? उसके घर में कौन सी आफत आ गई थी? और हाल ही में पूजा पंडाल में नदिया का निमाई देखते ही तुम्हारी दादी माँ रोने नहीं लगी थी? नक्खा को अचानक जैसे कोई बात सूझ गई। मैं बड़े जोश में भरकर बोला, एकदम करेक्ट, यही तो बात है जो सबको कही जा सकती है। लेकिन असली बात तो? मैंने भी ऊंची आवाज में, क्या है असली बात? मैं भी तो सुनो। वैसे बहुत से लोग जानबूझकर टोका टोकी करते हैं और दिखावटी बातें करते हैं, तो इससे क्या हुआ? इसके बावजूद क्या मैं सजना समझना संवरना छोड़ देती हूँ? लेकिन नक्षत्र अचानक शांत हो गया, फिर बोला,
असली बात क्या है वह तुझे भी मालूम है और मुझे भी अच्छी तरह मालूम है, और इस बात को सबसे खुलेआम बताया भी नहीं जा सकता। मुझे कैसा जान पड़ता है बताऊं? यह कहकर नक्षत्र ने अपना सिर खुजाया और इधर उधर देखते हुए कहा, तू मुझे चाहे जितना शरारती या शैतान कह ले, अपने मन की बात कहे बिना मैं रह नहीं सकता। असल में मेरे मन में यही ख्याल आता है कि तेरी वह काकी या चाची को अचानक दिल का दौरा पड़े या फिर किसी दुर्घटना में टांग वांग तुड़ा बैठे तो यह भारत भ्रमण का तमाशा अपने आप बंद हो जाए। फिर तो बड़ा। मैं अपने को संभाल नहीं पाई और उसकी कमीज की आस्तीन को पकड़कर मैंने खुशी से कहा, नक्खा, अरे वाह, तू भी? नहीं नहीं, उसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना, जाने दो। आखिरकार उसकी जेब में से राखी निकाली और मेरी कलाई पर बांधी भी गई। हालांकि वह थोड़ी देर के लिए ही मेरे हाथ की शोभा बनी रही, इस पर टिकी ही नहीं, फिर इसे खोलकर रख लेना पड़ा। अब आज तो और कुछ नहीं कहा जा सकता, स्कूल की दोस्त ने बांध दी है, आज मैं स्कूल गई ही कहाँ थी। दूसरे दिन मेरी छोटी बहन, जैसा कि नियम था, सुबह 8:30 बजे स्कूल की बस आने की उम्मीद में सड़क के मोड़ पर खड़ी थी। मैं 9:30 बजे नहा धोकर और तैयार होकर खाने की मेज पर जा बैठी। रोज की तरह माँ ने अपनी हल्की थाली मेज पर सजाई और भैया को पुकारा, अगर तुझे बाद में जाना हो तो अपने आप खाना निकाल कर खा लेना, मैं सब कुछ तैयार करके जा रही हूँ। कभी कभी ऐसा ही होता रहा। बाद में खाने के चलते भैया के रसोई घर से खाना निकाल कर खाना पड़ता था, इसलिए उसने छूटते ही कहा, देर वेर नहीं है, मैं आ रहा हूँ। इसी बीच घर में ऐसी घटना घट गई। पिताजी नहा धोकर और खाना खाकर दफ्तर जाया करते थे, लेकिन पहले की तरह सवाक चित्र जैसा दृश्य उपस्थित नहीं होता था, इसलिए बड़ी खामोशी के साथ खाना खाने बैठता। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कहा करता था, जबकि पहले किसी खास सब्जी या व्यंजन की तारीफ में वह माँ की इतनी बड़ाई करने लगता कि माँ हंस हंस कर दोहरी हो जाया करती। फिर कहा करती, तो जिस तरह मेरी ठकुर सुहाती में लगा है ना, मुझे कल या परसों तक दोबारा यही चीज़ बनाकर खिलानी पड़ेगी, इसके बिना तू मानेगा थोड़ी ना। खैर, अब उन सब सारी बातों पर से पर्दा गिर चुका है, लेकिन अरे कोई देर वेर नहीं है कहकर भैया आज खाने वाली मेज पर आ डटा। माँ ने उसकी तरफ थाली सरकाते हुए पूछा, अच्छा तुमने बताया नहीं कि तुम कब यह घर छोड़कर जा रहे हो? मेरी नज़र भैया के चेहरे पर जा पड़ी। सच मुझे ऐसा लगा कि माँ अचानक एकदम एकदम से निर्मम निष्ठुर हो गई है। तैश में आकर भैया ने कल पिताजी को क्या कुछ कहा या नहीं कहा, इस बारे में याद दिलाने की जरूरत क्या थी भला। भैया ने भात की तरफ हाथ बढ़ाने के पहले पानी का गिलास उठाकर होठों से लगाया और फिर सिर उठाकर कहा, यही अगले महीने की 1 तारीख से। दरअसल पूजा के चलते 1 महीने के लिए हॉस्टल बंद हो जाता है। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मुझे कुछ ऐसा ही लगा। माँ ने आके कहा, ठीक है, और फिर तुम्हारे बाप दादा या पुरखों के घर का दरवाज़ा तो बंद नहीं हुआ है, रसोई घर का दरवाज़ा भी खुला है, और अगर इसमें से नाक कट रही है हो तो पेइंग गेस्ट की हैसियत से भी यहाँ रहा जा सकता है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने जरा कठोर होते हुए कहा, माँ तुम यह क्या जली कटी बातें कर रही हो? माँ ने मेरी तरफ देखा। मैं एक बारगी हैरान हो गई यह देखकर कि माँ की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। यह पहला अवसर था। इतनी उठापटक, अफरा तफरी, इतनी घटनाओं और हादसों के बावजूद इसके पहले मैंने माँ की आंख को कभी रोते नहीं देखा, पर आज देखा। काफी दिनों के बाद बुआ पुरी से वापस लौटी, अपने पति देव के साथ, और हाथों में ढेर सारे उपहार लिए। इनमें ऐसा कुछ नया नहीं था। पुरी से लौटने के बाद लोग जो सारी चीजें साथ ले आते हैं वही सब। देख देख कर सारी चीजें रट गई हैं। वही ताड़पत्र की चौकोर मौनी में महाप्रसाद, इसके साथ सीपियों की माला और जगन्नाथ जी की त्रिमूर्ति का पटचित्र। इसके अलावा हम तीनों भाई बहनों के लिए छोटे मोटे उपहार और माँ के लिए कट की साड़ी। उसका चेहरा देखकर तो यही जान पड़ा कि वह बहुत मौज मस्ती करके लौटी है। फूफा जी भी बड़े आनंदित और गदगद दिख पड़े, लेकिन इसके बावजूद बुआ ने उदास होते हुए बुझी आवाज में कहा, भैया आखिर चले ही गए? क्यों, जाने की बात तो तय थी, तुझे नहीं बताया था? बताएंगे क्यों नहीं, लेकिन उनकी बात पर मुझे यकीन नहीं था। ओह, माँ ने चुटकी ली। अरे तेरे भैया इतना भक्ति भाजन और पतित पावन ठहरा, उसकी बात पर भी तुझे विश्वास नहीं हुआ? बुआ ने फूफा के चेहरे की तरफ देखा, फिर गहरी निश्वास के साथ बोली, सच भाभी, भैया ने गेरुआ धारण कर लिया। माँ ने कहा, मैं यह सब नहीं जानती। वापस मुड़कर यह पूछने को तो आए नहीं कि देखो कैसा मार्वेलस लग रहा है। मैं क्या कहूँ? बुआ ने बुझे हुए स्वर में कहा, तुम भी भाभी जस की तस रह गई, जरा भी नहीं बदली। माँ ने कहा,
पूरे घर के लोग अगर 2-4 किस्म के हो जाएं तो क्या यह सब ठीक होता? लेकिन मैं अब कोई गारंटी नहीं दे पाऊंगी। मैं भी पलक झपकते और अचानक बदल सकती हूँ। अरे बाबा, नहीं नहीं, तुम्हें और किसी दूसरों की तरह होने की जरूरत नहीं। मैंने इस आदमी को तुम्हारे बारे में ना जाने कितना कुछ बताया है। माँ चीख पड़ी। लो, फिर तो हो चुका। मैं भी अचानक किससे और कहानी की चीज हो गई, कैसे भला? फूफा जी ने कहा, नहीं, बात यह है कि आपकी ननद पुराने दिनों की बातें बताती रहती है और जाहिर है उसमें से आपका जिक्र कैसे नहीं होता। आपकी घर गृहस्थी तो बड़े मजे की थी, सभी कुछ तो था यहाँ, सुख और आनंद। माँ ने कहा, हाँ, इस घर के मुखिया का नाम भी तो वही है, लेकिन अब वह लुंज और लूला घर संसार क्या पहले की तरह रह पाएगा? अब तो सिर्फ लुंज पुंज धड़ ही बचा है। फिर हंसते बोली, अरे खोखो, तूने इस भले आदमी को चुपचाप क्यों बिठा रखा है? अरे भाई, इसे नहाने धोने की जगह तो दिखा दे। हाँ हाँ, बताती हूँ, लेकिन तुम इस साड़ी को थोड़ी देर के लिए पहनोगी ना भाभी? ओह, क्यों नहीं पहनूंगी भला? माँ ने कहा, जरूर पहनूंगी। इतनी सुंदर साड़ी है और मैंने कोई गेरुआ थोड़ी ना धारण किया है। इसके बाद जैसा कि तय था, बुआ ने मारे खुशी के फूफा जी को घर का एक एक कोना दिखाया। फिर खूब जमकर खाना पीना, गपशप, हंसी मजाक चलता रहा। वह जितने दिनों यहाँ रही, पति के साथ यहाँ वहाँ घूमती फिरती रही, लेकिन जब कभी मौका मिलता हमें यही कहती रही, बड़ी सावधानी से रहना, अपना ख्याल रखना। भैया अब तक घर में ही था। उसने जो कुछ तय किया था इस बारे में किसी ने बुआ जी को पता नहीं की, कुछ बताया नहीं। इसलिए बुआ ने भैया को अलग से समझाने की कोशिश की कि तू ही अब घर का मुखिया है, तुझ पर ही सारी जिम्मेदारी है। बुआ जी की बातचीत का ढंग अब बहुत कुछ बदल गया था। हो सकता है इस घर का ढांचा और ढर्रा बदल जाने की वजह से यह सब हुआ हो, और यह भी हो सकता है कि उसकी सोच अब रामपुर हाट नामक जगह की आबो हवा और नमक से नम हो रही हो। तभी तो बुआ घर के एक एक रोए और रेशे से जुड़ी हुई थी। वह कुछ ही दिनों में एक अजनबी सी लगने लगी थी। वह जो कुछ भी कर रही थी उसमें अपनापन कम था, उपदेश ज्यादा था। वह जब कभी भी माँ की तरफ देखती, उसका चेहरा करुणा और सहानुभूति से भरा हुआ दिख पड़ता। इस बात पर मेरी देह में आग लग जाती। ऐसा जान पड़ता कि यह परम पतिव्रता और सुहागिनी महिला किसी अभागन को देखकर उस पर जानबूझकर तरस खा रही है। मुझे यही जान पड़ता कि 2-4 पेंगे भरते ही हमारी बुआ किसी ऊंची जगह पर पहुंच गई। और फिर ये सारी बातें मेरी आंखों में क्यों चुभ रही थी? मैं इन सारी बातों की तह में कैसे जा रही हूँ? मेरी उम्र की लड़कियां क्या इस तरह की बातों को इतनी गहराई से समझ पाती हैं? हाँ, प्रेम की दीवानगी या प्रेम करने जैसी बातों को मेरे साथ पढ़ने वाली सहेलियां खूब अच्छी तरह समझती थी। इधर अपने मामले को लेकर मैं अपने आप को सचमुच बहुत होशियार समझती थी, लेकिन मैं धीरे धीरे यह भी समझ रही थी कि इस तरह के किसी अपराध से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच मेरी हमउम्र हर लड़की ने बड़ी सफाई से एक न एक अधीनस्थ को पटा रखा था। वे मौका मिलते ही उनके साथ सैर किया करती, किसी की मौत का बना बनाया बहाना बनाकर क्लास से गायब हो जाती और मैटिनी शो के साथ साथ फिल्में देखती और फिर किसी रेस्तरां में घुस जाती। मुझे अभी इन सारी बातों का चस्का नहीं लगा था। एक तो यह नक्शा एकदम गोबर गणेश है, और दूसरे मुझे इस तरह की बहानेबाजी पसंद नहीं। इससे मुझे कहीं ज़्यादा पसंद है कि हम दोनों छत पर बैठकर मर्तबान से चुराकर लाए गए अचार को चूसते हुए इधर उधर की ढेर सारी फालतू बातें किया करें, या फिर घर में ही चेहरे पर मासूमियत का मुलम्मा चढ़ाकर माँ के साथ झगड़ा किया करें, यह बता बता कर कि कहीं माँ अपने घर की बिटिया को दरकिनार करके उसे पराए घर की छोकरी को कितनी तरजीह देती रहती है।